हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है स्लेटर्स रूल। बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर ये क्लास देख लोगे तो। ठीक है, चलिए भाई, उसके लिए मैंने पीडीएफ भी बना रखी है ऑलरेडी। देखो, अब पहली बात है कि ये स्लेटर्स रूल होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था, सर उल्टा तो हाँ ठीक है, देखिए अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, वहां पे जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इस न्यूक्लियस के साथ 100% अट्रैक्शन नहीं दिखा पाता है। ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है स्क्रीन की तरह काम करता है, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जितना चार्ज पहुंचता है उसे हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव का जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं जेड माइनस सिग्मा। काफी बुक्स में इसे सिग्मा लिखा हुआ है, काफी बुक में इसे एस लिखा हुआ है, जो आपको ठीक लगे वो लिख लेना, कोई इशू नहीं बस। ठीक है, अब देखो जेड तो हमें पता है, जेड का मतलब तो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। जेड का मतलब तो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, और ये एस जो होता है इसे स्लेटर कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं को स्लेटर रूल बोला जाता है। तो बेसिकली स्लेटर रूल में जो है हम इस सिग्मा या एस की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 केस पढ़ा रहा हूँ भाई, 3 केस पढ़ा रहा हूँ, तो 3 केस में आपका सारा कवर हो जाएगा। सबसे पहला केस यहाँ पे ये है कि जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है वो एस में हो या एनपी में हो। तो पहला केस कौन सा भाई, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन NS एंड NP ऑर्बिटल ऑफ द nth सेल ऑफ एन एटम। इसका मतलब ये है कि जिसका आपको सिग्मा निकालना है, जिस इलेक्ट्रॉन का आपको सिग्मा निकालना है, वो या तो NS में हो या NP में हो, उसके लिए एक अलग रूल लगता है। ठीक है, अब देखो भाई, इसको समझना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और देखिए ईच ऑफ द रिमेनिंग, इस पॉइंट को बड़ा मार्क करना भाई, देखो इस पॉइंट को बड़ा, ईच ऑफ द रिमेनिंग, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं शिल्डिंग लगा रहा होगा खुद के ऊपर, दूसरे तो मैं भी लगा रहा हूं, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, है ना, ध्यान देना इस बात को, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। ईच ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन nth सेल मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 टू द वैल्यू ऑफ सिग्मा। थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो n-1 सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका 0.85 का कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट इनर जितने भी हों, n वाला जो देगा, n वाला एक को छोड़ के बाकी कितने का, 0.35 का। n-1 वाले कितने का देंगे, 0.85 का। उसके बाद जितने भी अंदर वाले होंगे वो 1 का कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है भाई, इसके ऊपर भी ध्यान देना आप, नो कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू ऑफ सिग्मा बाय इलेक्ट्रॉन इन द हायर देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो आपसे मैं अभी क्वेश्चन लूंगा, बहुत सारे, सब समझ में आ जाएगा, मैंने हर पॉइंट का एक क्वेश्चन लिया है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब ये है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2s1 का निकालना है कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन 2s1 में है, तो आपका अगर यहाँ पे 3s1 है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है बस n किस में उसने बोला वो बोलेगा। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। उसके बाद देखो, इफ सिग्मा इज बीइंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इफ सिग्मा बीइंग कैलकुलेटेड फॉर इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, अगर सारों को छोड़ के सिर्फ 1s में अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पे जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका वो 0.030 का होता है फॉर आउटर सिंगल इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल। इनका मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये जर्नलाइज फार्मूला आपके पास ये है, अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन NS या NP ऑर्बिटल, तो फार्मूला क्या होता है भाई सिग्मा निकालने का, 0.35 इंटू में कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग वर्ड के ऊपर बड़ा फोकस करना भाई, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इस चीज में, और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आना जैम में यहाँ पे, तो अगर आप मिस्टेक करोगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 और 1 इंटू में जितने भी होंगे इनर। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से कहानी एकदम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। देखो 4s इलेक्ट्रॉन, अब इन्होंने बोल दिया कि 4s इलेक्ट्रॉन का सिग्मा और आप निकालिए जेड इफेक्टिव। वो एग्जामिनर बोलेगा आपको ऐसा, मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर जैम में भी आया था, एक जगह हो रहा है। अब देखो भाई, किस किस के लिए निकालना भाई, इन्होंने बोला कि Mn के लिए निकालो, Mn के लिए, कॉपर के लिए निकालो, और आपका K के लिए निकालो। ठीक है भाई, निकालते हैं।
तो मैंने मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी भाई सबसे पहले 1s2 2s2 2p 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, उसके बाद 4s, तो ये हमारा n हो गया भाई, n हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या ये पूरी n-1 हो गई, n-1, क्या ये इनर्स हो गई? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे? बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। सर सिग्मा का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, रूल का कुछ एप्लीकेशन है या फिर ऐसे ही थ्योरेटिकल रूल? नहीं भाई, रूल इसका बड़ा एप्लीकेशन है, बड़े इसका एप्लीकेशन है जो हम बार बार बोल रहे हैं। देखो अब इसी, देखो आपको पढ़ाया जाता है कि आप 3D में 3D, एक आपके पास 3D है और एक आपके पास 4s है। आप इलेक्ट्रॉन किस में भरते हो? पहले किस में भरते हो? आप कहोगे 4s में भरते हैं, 4s में भरते हो ना। ये चीज एक्सप्लेन कर देगी आप। स्लैटर्स रूल इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि क्यों 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 3D में क्यों नहीं भरा जाता, उसको देखना, ये चीज एक्सप्लेन करेगी, समझना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी काफी एप्लीकेशन है भाई, जेड इफेक्टिव की काफी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव स्लैटर रूल से ही तो निकला है। बार बार हम जेड इफेक्टिव बोल रहे थे कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव पर लगभग सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो काफी एप्लीकेशन है इस चीज की, लेकिन हमसे कुछ पूछते नहीं एप्लीकेशन। तो देखो भाई, अब यहाँ पे किसका निकालना 4s का, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ ही दो भाई, 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ दो। अब एक बच गया, तो एक की मल्टीप्लाई की किससे, 0.35 से। उसके बाद क्या किया भाई, इसमें देखो 5 और 6 11 और 2 13, 13 की मल्टीप्लाई की 0.85 से। इसके बाद 10 की मल्टीप्लाई की 1 से, और कुछ कितना आ गया भाई, ये जो वैल्यू आई है ये किसके आगे, सिग्मा की वैल्यू आ गई, सिग्मा की। अब जेड इफेक्टिव कैसे निकालते थे, जेड माइनस सिग्मा। इसके लिए जेड कितना होता है 25, माइनस में क्या कर दोगे 20, 21.4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी जेड इफेक्टिव की, इतनी वैल्यू आ जाएगी। जेड इफेक्टिव की वैल्यू ये आ जाएगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, समझ पा रहे हो? या कल को फ्यूचर में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन पूछ लेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी के फार्मूले में जेड इफेक्टिव आता है, तो आपसे दोनों चीजें करवा लेगा कि आयोनाइजेशन वाला फार्मूला भी यूज करवा लेगा और स्लैटर रूल का भी यूज करवा लेगा, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है तो। ठीक है भाई, आ रही है ना बात? या फिर मैंने कल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक रूल पढ़ाया था, वहां पे भी जेड इफेक्टिव आया था, और मैंने बोला था भाई मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि ये जेड इफेक्टिव निकालते कैसे हैं। तो ऐसे निकाला जाता है भाई जेड इफेक्टिव। अभी सुनो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए मैंने आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। देखिए भाई, अब देखो कॉपर के लिए निकालना है, तो कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको तो छोड़ ही दो, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको तो छोड़ ही दो, तो कितने हो गए भाई, n में कितने 0.35। उसके बाद ये देखो यहाँ पे कितने हो गए आपका 18 हो गए, 18 की मल्टीप्लाई करी 0.85 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए भाई 10 हो गए, इसकी मल्टीप्लाई की 1 से, तो कितना आ गया भाई, ये जो वैल्यू आई है सिग्मा की वैल्यू आ गई भाई 25.3। अब जेड इफेक्टिव निकालना तो क्या करोगे, 29 माइनस 25.3 कर दो, 25 माइनस 3 कर दो, आपका आ जाएगा 3.7। आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 3.7 आ जाएगा जेड इफेक्टिव 3.7 आ गया भाई। तो देख लो, आ रही है बात समझ में? अभी आओ आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर पोटेशियम में पूछे कि पोटेशियम में 4s1 में 4s में ही 4s की ही कहानी है, ये हटा दो, ये हटा दें, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बोला गया है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो 0 इंटू में 3.5, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 8 इंटू में 0.85 क्योंकि n-1 है ये, ठीक है। और ये सारे आपका इनर वाले हो गए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका जेड इफेक्टिव आ गया, सॉरी ये सिग्मा आ गया। और जेड इफेक्टिव निकालना तो यहाँ से ये दे, तो ये आपका जेड इफेक्टिव आ गया भाई। देखो जेड इफेक्टिव ऐसे होते हैं, जेड इफेक्टिव ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर आपसे एनाइन का पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लोरीन का पूछा है किसमें। देखो अब एक बात और बोली गई यहाँ पे, ध्यान से नोट करना सभी बच्चे, ठीक है। जेड इफेक्टिव फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोला गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आया है, 3p में आया है। तो ये देखो 3p में आया है, तो ये पूरा n बन गया, ये आपका n-1 बन गया, और ये n-2 इनर वाला। तो कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 हैं, लेकिन एक को छोड़ के, टोटल 7 है लेकिन एक को छोड़ के, तो 6 की मल्टीप्लाई करी 3 देखो, और यहाँ पे p में इलेक्ट्रॉन है, तो ये रूल मैंने बताया s और p में हो जब इलेक्ट्रॉन, जब s और p में हो तो ये रूल लगाना, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटू में 3.5, उसके बाद 8 इंटू में 0.85, ये इससे सिग्मा निकला।
जेड इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड माइनस में सिग्मा निकाल लो भाई। देखो और आपको समझ में आ रही है बात, देखना देखो कि क्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा आ रहा है 6.1, क्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा आ रहा है, ठीक है। देखो अगर आपको Cl नेगेटिव का निकालना तो कैसे करोगे भाई, Cl नेगेटिव का निकालना है तो देखो अब 6 हो गए भाई, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 6 हो गए हैं, तो टोटल 8 है, n में टोटल 8 है, लेकिन हमें तो एक छोड़ के लेना होता है। अच्छा मिस्टेक की है क्या मैंने, 5.1 आएगा, देख लेना भाई, मे भी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए यार, मैंने बिल्कुल वेरीफाई की ये चीजें, बाकी हो भी सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं यार सही तो है, 5.1 नहीं आएगा, नहीं कुछ 6.1 ही तो आ रहा है, 6.1 आएगा बिल्कुल, ठीक है भाई। अच्छा इसकी बात कर रहे थे सर में भी, चलो भाई यहाँ पे 7 इससे मल्टीप्लाई किए, देखो तो देखो एक आपके पास न्यूट्रल है और एक आपके पास अनायन है, तो अनायन का जेड इफेक्टिव कम हो गया, अनायन का जेड इफेक्टिव कम हो गया, समझ पा रहे हो सर। उसमें 4s का इलेक्ट्रॉन बोला था होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा क्या, नो अंकित, मैं आपको यही बात तो बता रहा था बार बार, आपने वही चीज समझे नहीं। मैंने बोला था देखो नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ठीक है, जिसमें भी बोले एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, बाकी वाले काउंट करने हैं, ठीक है ना, यही चीज तो मैं बता रहा था आपको, समझा रहा था, ठीक है भाई, आई बात समझ में, तो इस चीज को डील कर लोगे। इसके बाद देखो यहाँ पे बोला था कि सोडियम का निकालो और Na पॉजिटिव का निकालो, तो देखो भाई अगर सोडियम का निकालो तो यहाँ पे 3s1 आ गया, तो ये N बन गया हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देंगे इसको, 3.5 इंटू में 0, 8 इंटू में 0.85, ये सोल्व किया। देखो अब एक आपके पास देखो ये सोडियम है ना, सोडियम और क्लोरीन भी इसी पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम का जेड इफेक्टिव 2.2 है और इसका जेड इफेक्टिव आया था 6.1, तो देखो ये बात प्रूव भी हो गई यहाँ से कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, बार बार आपको पढ़ाया जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से ये वाली बात प्रूव भी हो रही है, आप सभी का निकाल के देख सकते हैं, समझ पाए, ये एप्लीकेशन है, बार बार आपको बोला जरूर जाता है सर, ठीक है, अनायन का जेड इफेक्टिव कम होगा, उसका साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। देखो ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आपको यहाँ से ना। अब देखो अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना तो अट्रैक्शन ज्यादा हुई होगी, सीधी सी बात है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो साइज छोटा, इसलिए क्लोरीन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू सोडियम, है ना। तो ये चीज एक्सप्लेनेशन यहां से मिल रही है, वहां पे बस बोल दिया था कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने से, ये उसकी एग्जैक्ट उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आप बेसिकली बोल सकते हैं, ये बता रहा कि ऐसा करता है, ऐसा होता है। अब देखो भाई, अब देखना एक बात और देखना है यहाँ से, एक बात और देखना है यहाँ से कि Na पॉजिटिव ले लिया अब हमने, इसका मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन गया, अब आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 2p6 में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p6 में, तो ये आपका N बन गया, टोटल 8 थे लेकिन 7 लेंगे, 7 इंटू में 0.35, 2 इंटू में ये 16 गए, तो देखो जेड इफेक्टिव बढ़ गया भाई, और बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो सोडियम से जब सोडियम न्यूट्रल था और जब सोडियम पॉजिटिव हो गया तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बढ़ेगा भाई, जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा, सभी को समझ में आनी चाहिए क्यों बढ़ेगा, बताया भी था मैंने। Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से किसका साइज छोटा होता है, कटायन का, क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन मिल रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज छोटा हो जाएगा। बताओ मिल रही है एक्सप्लेनेशन उन चीजों की। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव फॉर 1s इलेक्ट्रॉन। अब नोट करने वाली बात क्या कि 1s, और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 5 क्या बताया था, देखो इसीलिए मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे अच्छे से। पेरेंट एटम कटायन साइज छोटा होता तो नहीं, देखो अब देखो भाई ये रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था सिग्मा फॉर बीइंग कैलकुलेटेड फॉर 1s ऑर्बिटल, तो हम क्या लेंगे 0.30 लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने हर टाइप का एग्जांपल ले लिया भाई। कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन और हीलियम के लिए निकालो। देखो अगर 1s के लिए बोला अभी यहाँ पे 1s के लिए, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p3, मतलब सर लास्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ना है ही होगा ना, ही होगा, यस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, लेकिन मैं बताऊंगा कब नहीं छोड़ना। एक कंडीशन ऐसे भी नहीं होती नहीं छोड़ना, वो कब नहीं छोड़ना वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार मुझे स्लेटर रूल कंप्लीट करने दो, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरा वादा आप सभी से। देखो
अब नाइट्रोजन हमने लिया, इन्होंने बोला कि 1s इलेक्ट्रॉन, 1s, तो ये 1s है। अब इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको एक 4th नंबर पॉइंट लिखवाया गया था कि n की जो वैल्यू होगी, अगर उससे n बोले तो यहाँ पे जिससे आपको इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का आपको z इफेक्टिव निकालना है, अगर उससे ज्यादा का, अगर वो उससे ज्यादा n की वैल्यू है तो उनके इलेक्ट्रॉन कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। और रहेगा भी कैसे यार, बाहर है वो तो बेसिकली कोई कंट्रीब्यूशन। तो सिग्मा फॉर 1s अगर आप निकालना चाह रहे हो तो सो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ 2s 2p, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन, है ना? यस सगराता, बिल्कुल 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 वही है ये, ठीक है। अब देखिए सिग्मा की अगर बात करें, सिग्मा वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई? अब देखो यहाँ पे इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, तो 0 into में 5 क्या, उसके बाद 1 क्यों लिया? अरे 2 इलेक्ट्रॉन तो एक को ही लेंगे ना, 2 है तो एक को। और यहाँ पे 1s के केस में, सिर्फ 1s के केस में n वालों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 से, n क्या सभी को, ठीक है। तो ये किया तो कितना आ गया भाई हमारे पास? तो ये सिग्मा की वैल्यू आ गई, और z इफेक्टिव निकालोगे तो ये z इफेक्टिव ये आ गया भाई आपका, z इफेक्टिव ये आ गया आपका। हीलियम के लिए निकालोगे 1s2 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेके और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, z इफेक्टिव ये आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई भाई बात? उसके बाद देखो भाई केस नंबर 2 है, मे भी नहीं, केस नंबर 2 नहीं है, एक इस टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। कैलकुलेट द z इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन k एंड l सेल। k और l सेल में देके कंफ्यूज कर सकते हैं। लिथियम के लिए निकालो, कार्बन के लिए निकालो और नियोन के लिए। तो देखो भाई लिथियम की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s1, तो ये हमारी k सेल होती है, ये हमारी l सेल होती है। तो अगर मुझे l सेल के लिए निकालना है, इसका मतलब 2s1 की बात की जा रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 0 into में 3.5, उसके बाद ये आपका n-1 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं n-1 में, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, तो ये आपका सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया। तो ये सोल्व करेंगे इस प्रकार से। अगर आपसे बोले कि लिथियम में ही के सेल में बताओ क्या होगा k में, तो k का मतलब हो रहा है 1s से, k का मतलब k सेल का मतलब 1s में जो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s1, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। और 1s के केस में आप वैल्यू ऐड जो आप मल्टीप्लाई करते हो वो 0.30 से करते हो, तो ये आ गया आपका, तो z इफेक्टिव आपका ये आ गया। कितने बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा 2s और 2p में क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिया, एक बात और बता दो सर, क्या बताएं भाई? 2s और 2p में क्यों नहीं लिया, एक बात और बता दो। नहीं लेते ना नामिका, नहीं लेते, ये रूल बोलता है। अरे देखो जिस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो वो खुद के ऊपर थोड़ी नहीं कोई इफेक्ट डाल रहा होगा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है। सर हाइड्रोजन एटम और हीलियम में कंपैरिजन कर दो थोड़ा सा साइज का z इफेक्टिव के साथ। देखो यार इसमें देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की तो 1s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन आप छोड़ के निकालोगे, तो हाइड्रोजन में z इफेक्टिव का बेसिकली कोई कंसेप्ट आएगा ही नहीं। z इफेक्टिव का जो कंसेप्ट आता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है, जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में नहीं बताया जा सकता z इफेक्टिव, हाइड्रोजन के लिए आपको मिलेगा नहीं बेसिकली। हाइड्रोजन के लिए क्या क्या था, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को आशुतोष? अरे इलेक्ट्रॉन कम से कम 2 तो हो, उनके बीच में कोई शिल्डिंग विल्डिंग कुछ लगे, है ना? तो ये कहानी होती है आपके एग्जैक्ट, ठीक है भाई, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट केस कार्बन के केस में, तो कार्बन में देखो भाई ये वाली जो है आपकी कौन सी सेल बन जाएगी, ये k सेल बन जाएगी और ये l सेल बन जाएगी। अगर l की बात करें इसका मतलब 2p, तो देखो इसमें कुल मिला के 4 दिख रहे हैं, तो 3 लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करिए 0.35 से, उसके बाद अंदर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रही है, सिग्मा निकला, z इफेक्टिव हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ये निकलेगा। किसी को भी समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई। अगर k सेल की बात करें, k सेल की, तो k सेल के लिए क्या करेंगे भाई, 1s है यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो k सेल के लिए आपका ये आ जाएगा। तो इस टाइप का भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बस वो k और l सेल कर देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा k और l सेल में। कुछ नहीं है भाई मेरे हिसाब से, मुझे तो बहुत ही आसान चीज है ये आपको भी। उसके बाद लास्ट नियोन की बात करते हैं, नियोन की, तो नियोन की बात करें, फर्स्ट वाला एक बार फिर H नेगेटिव अनायन का हीलियम के साथ सेम ही आएगा भाई, H नेगेटिव और हीलियम का सेम ही आएगा। अब देखो z इफेक्टिव से सोल्व होती ही नहीं है वो चीज, z इफेक्टिव से सोल्व होगी ही नहीं, सेम ही आएगा ना, उसमें भी तो वही करना पड़ेगा फिर। हीलियम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही आ जाएंगी। अब सारी चीजें तो स्लाइटर रूल से भी सोल्व नहीं होती हैं, वान डेर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी आते हैं, कभी कुछ आते हैं कभी कुछ आते हैं। फर्स्ट वाला फिर से बताना भाई, कौन सा वाला फर्स्ट? ये देखो इस टाइप का एक और एग्जांपल है, ये समझ लो अगर ये समझ में आए। देखो ये आपकी k सेल होगी, देखो n की वैल्यू देखो ना, n की वैल्यू 1 है, ये k सेल होगी, n की वैल्यू 2 है, ये l सेल होगी, इसके बाद m होती, इसके बाद n होती, ठीक है। तो k सेल के लिए अगर बात करोगे
दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे लेकिन एक ही लेंगे, और 1s में इलेक्ट्रॉन है तो 1s में जो कंट्रीब्यूशन 0.3 का लेते हैं, ये 0.3 आ गया भाई सिग्मा। इसको निकाल दोगे तो ये हमारी आ गई केस एल के लिए। एल के लिए निकालना चाह रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 7 लेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 के साथ, उसके बाद 2 है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 के साथ, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आपका Z इफेक्टिव निकल जाएगा भाई। ये बताओ भाई, इस एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट से, नहीं तो फिर मैं केस नंबर 2 पे चलता हूं। केस नंबर 2 है डी में इलेक्ट्रॉन हो तो, डी में इलेक्ट्रॉन हो तो क्या रूल लगता है, एस और पी में हो तो एक अलग रूल लगाया, अगर डी में इलेक्ट्रॉन हो तो एक अलग कहानी लगेगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज। और डी वाला ही पूछा था जैब में, या डी वाला ही ज्यादातर पूछा गया अभी तक। चलो भाई बता देना मुझे आप। सर पर 1s में 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, 1s में 1 से मल्टी, अरे नहीं किसने कहा, अरे निखिल यार कमाल कर रहे हो। मैंने आपको 5th पॉइंट क्या पढ़ाया था कि अगर 1s में ही इलेक्ट्रॉन हो, वो जब होता है जब 1s2 हो और 2s2 हो, तब इसकी मल्टीप्लाई करते थे इनर वाले की। हमेशा ऐसा थोड़ी नहीं है 1s के अंदर, नहीं सेम नहीं होगा, बिकॉज देयर Z डिफरेंट होगा। हाँ ये बात सही कही दीपक ने सही कही भाई, ये वाली बात ये मैंने देखा ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहा दीपक, है ना। हीलियम का और उसका निकालोगे तो डिफरेंट होगा भाई, क्यों, देखो Z इफेक्टिव तो ये सिग्मा की वैल्यू तो ये आ जाएगी, तो हीलियम के केस में Z इफेक्टिव ये आ जाएगा, और H नेगेटिव के केस में आपका Z इफेक्टिव 1 में से माइनस करोगे ये, तो इसके केस में ये आ जाएगा Z इफेक्टिव। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। अच्छा भाई निखिल को डाउट आ रहा था, सर अभी क्लास के एंड में डाउट भेजना है, बोलना थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में थोड़ा बोल देना ना। सर अभी क्लास के एंड में एक डाउट भेजना है, बोलना थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है भाई भेज देना, कोई बात नहीं, ले लेंगे डाउट, भेज देना एक बार, ठीक है। या वैसे कल स्पेशल क्लास रखते हैं डाउट के लिए, अगर आप भेजते तो भेजो मेरे पास डाउट, ठीक है। अच्छा भाई अभी एक बार क्लास खत्म होने दो, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, सुनना जरूर। कल मैं आपको 2 टेस्ट का सॉल्यूशन दूंगा, और दीपक ने भाई 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, और काफी थैंक यू दीपक को। वो 2 क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी मैंने क्रॉस चेक हालांकि किए नहीं है, मैं चेक करूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है, कि वो सही है या नहीं। अभी मैंने चेक किए नहीं अभी तक, मैं देखूंगा उनको कि ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि दीपक ने वो जो भेजा सोल्यूशन वो सही है या नहीं। हाँ आंसर सही आ रहा है वहां से, ठीक है। देखिए भाई निखिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता देना भाई, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद चलिए भाई सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस की, द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन n-1d ऑर्बिटल्स। अगर वो n-1d में हो, अब किसकी बात की जा रही है, अगर वो d में हो, n-1d में, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, उसके लिए सिग्मा ऐसे निकालना है कि जितने n-1d में इलेक्ट्रॉन हो उनकी मल्टीप्लाई कर देना 0.35 से, और बाकी सभी की n-1d को छोड़ के बाकी सभी की मल्टीप्लाई कर देना 1 से, बस इतना सा डिफरेंस है। वहां पे 0.85 से करते थे ना, यहां पे नहीं करना। यहां पे क्या करना, n-1d में जो हो उनकी मल्टीप्लाई 0.35 से कर देना, बाकी सभी की मल्टीप्लाई 1 से कर देना। आइए कैसा क्वेश्चन, इसी के ऊपर आया था भाई क्वेश्चन, और मेरे पास क्वेश्चन भी है तो मैं वो सोल्व भी करवाऊंगा आपको। चलिए भाई देखो, कैलकुलेट द सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फॉर 3d इलेक्ट्रॉन। अब बोला गया कि 3d इलेक्ट्रॉन के लिए Mn और कॉपर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3d हो गया। इसका मतलब देखो n क्या था हमारा, n तो 4 था, लेकिन ये n-1d में पूछा आपसे, n-1d, तो देखो कितने 5 है लेकिन 4 लेंगे, 5 है लेकिन 4 लेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई करी 0.35 से, उसके बाद बाकी जितने बच गए सारे, इस n-1d को छोड़ के बाकी जितने बच गए सारे उनकी मल्टीप्लाई 1 से करो, उनकी मल्टीप्लाई 1 से करो, ये आपका आ गया सिग्मा, और इसमें Z इफेक्टिव में से माइनस कर दो, Z इफेक्टिव में से माइनस कर दो, तो 25 माइनस में ये करोगे तो ये आपका Z इफेक्टिव आ जाएगा। ये किसके लिए, ये 3d इलेक्ट्रॉन के लिए आया भाई, ये किसके लिए आया है, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए आया है ये, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। चलिए भाई ऐसे देखो, कॉपर के केस में निकालना हो तो 3d इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d हो गया हमारे लिए, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो यहाँ पे कितने हैं 10, लेकिन 9 लेंगे, एक छोड़ के लेते हैं,
नो लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई की, ये आ गया, इसको जेड इफेक्टिव सोल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास। बताओ भाई, बताइए किस किस को समझ में नहीं आया और किस किस को समझ में आ गया, फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई। सभी को समझ में आया ये वाला रूल? ये वाला रूल समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए थर्ड केस है हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई अपने आप में, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जो है हरियाणा में यूनिवर्सिटी है वहां पे एक क्वेश्चन देखा था और काफी डाउट था मुझे, लेकिन क्लियर हुआ वो डाउट। देखिए अगर आपसे कभी पूछे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट एट द पेरिफेरी, देखो पेरिफेरी वर्ड अगर कभी दिख जाए उसका मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं छोड़ना है। मतलब जो छोड़ते थे ना, अभी तक हम एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आ रहे हैं कि उस सेल्फ को छोड़ दो बाकी रिमेनिंग ले लो, लेकिन अगर वो कभी पेरिफेरी वर्ड यूज करे, पेरिफेरी वर्ड, फिर आपको सारे लेने, सब कुछ लेना। फिर देखो कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव, कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव एट पेरिफेरी, अगर ये वाला वर्ड आए फिर आपको कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं है। तो जैसे नाइट्रोजन, क्रोमियम एंड O2 नेगेटिव, इनका केस ले लेते हैं एक बार फटाफट से। अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो ये N हो गया, ये हमारा 1s हो गया, इसकी मल्टीप्लाई देखो कितने, पांचों के पांचों लेने पड़ेंगे। अगर पेरिफेरी बोल रहा है तो पांचों के पांचों लेने पड़ेंगे, ये वाली बात है बस। तो यहाँ पे 5 के 5 लिए, उसके बाद बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं। अगर पेरिफेरी बोले तो उस एक इलेक्ट्रॉन को भी लो, अगर पेरिफेरी ना बोले तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, बस। नेक्स्ट देखो भाई, क्रोमियम की बात करें तो देखो, अब देखना भाई, अब पेरिफेरी बोला ना, पेरिफेरी का मतलब क्या है कि सब कुछ लेना और यहां से ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसने कोई डी तो बोला नहीं, पेरिफेरी बोला है। पेरिफेरी का मतलब ये क्वेश्चन आया था भाई, ये क्वेश्चन आपका आया था MDU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 और इसका आंसर यही गिवन था वहां पे। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो क्रोमियम और बोल दे कि फाइंड द जेड इफेक्टिव फॉर पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि S और यहाँ पे S, ये तो N हो गया, ये N-1 हो गया और ये हमारा N-2 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं है, अगर पेरिफेरी बोले तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं है, लेना तो 0.35, उसके बाद ये कितने हो गए भाई, 13 हो गए, इसकी मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 हो गए, ये रहा, इसको सोल्व किया, ये आ गया। तो जेड इफेक्टिव अगर आप निकालोगे किसके, Z माइनस सिग्मा, तो कितना आ गया 2.6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कंसेप्ट लगाएंगे कि भाई 3D5 में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो वो डी मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन पेरिफेरी वर्ड आ जाए तो कहानी चेंज हो जाएगी पूरी, पेरिफेरी वर्ड आ जाए तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। उसके बाद देखो भाई थर्ड जो है हमारा, थर्ड O2 नेगेटिव, अब ये कहानी है तो यहाँ पे 8 के 8 देने पड़ेंगे, ये आपका 2, ये सारा सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। तो ये था भाई हमारा स्लेटर रूल, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता स्लेटर रूल में। तीनों केस मैंने पढ़ा दिए। पहला केस मैंने पढ़ाया NS और NP में हो, दूसरा केस मैंने पढ़ाया N-1 D में हो, तीसरा केस मैंने पढ़ाया अगर वो पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन यूज करता है, पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालो, तो फिर आपको सारों का लेना, सारे इलेक्ट्रॉन लेने, सारे इलेक्ट्रॉन। समझ पाए मेरी बात को? चलिए भाई, अब प्रीवियस